ज्यादा जोश चढ़ा है जवानी का, सारा जोश अभी 1 मिनट में निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर, अपने इलाके में कुत्ते भी शेर बनते हैं, लेकिन हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ शेर भी छुप जाता है। इसलिए आवाज ऊंची करने से पहले सामने कौन खड़ा है पहचान लेना। इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, हमें जाने दो, वरना तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। मैम, ये वही इलाका है ना जिसके बारे में बेस पर चेतावनी मिली थी। सड़क खाली है, लेकिन अजीब बात हैगा, यहाँ सन्नाटा ज्यादा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमें सतर्क रहना चाहिए। रुको, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। मैप कुछ और दिखा रहा है, लेकिन सड़क कहीं और जा रही है। हम शायद गलत दिशा में आ गए हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। सिग्नल लगातार गिर रहा है और ये इलाका मैप पर नहीं आ रहा। हम बेस कैंप वाले रूट पे नहीं है। सावधान रहना होगा। कमांडर को कनेक्ट करने की कोशिश करो। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैम, फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा, कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही, नेटवर्क पूरी तरह डाउन है। हमें आगे चल के देखना होगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तुम कॉल लगाती रहो, मैं स्पीड कंट्रोल में रख रही हूँ। हम 10 घंटे से लगातार चल रहे हैं, अभी तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। कितनी सुनसान जगह है। तुम लोग क्या सोच रही हो, मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोगों को नहीं पता ट्रक कौन चला रहा है? वो हमारी लीडर है। हम जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं, हमारी लीडर शेरनी है। बॉर्डर पे उनके सामने दुश्मन खड़े भी नहीं होते। बस आप लोग चौकन्ना रहो, ये रास्ता खतरनाक लग रहा है। मैम, आप सही कह रही हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। ये रास्ता बहुत अजीब लग रहा है। मैंने पहले कभी इतनी सुनसान और भयानक जगह नहीं देखी। सर, इस गांव वाले भी कितने डरपोक हैं। उन्हें यहाँ लगता है इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। उनको नहीं पता हम लोग ही लूटपाट करते हैं। गांव वाले सच में बहुत डरपोक हैं। हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बस कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सर, आप सही कह रहे हैं। हर रात पैसा और गहने दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि अभी शादियों की लगन चल रही है, इसीलिए कमाई हमारी अच्छी हो रही है। तूने कल रात देखा, दुल्हन हमारे खिलाफ शिकायत करने की बात कर रही थी, लेकिन एक थप्पड़ में उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। सर, दूल्हा कितना डरपोक निकला। उसकी पैसों की माला और सोने की अंगूठी सब ले ली, फिर भी डर के मारे एक शब्द नहीं बोला। हाँ, सच में कल तो सच में बड़ा मजा आ गया था। आज देखो कौन सा मुर्गा फंसता है। आज हमें जल्द मेन सड़क पे पहुंचना होगा। बहादुर, शराब का जुगाड़ तूने किया है या नहीं? और खाने में क्या लाया है, मुर्गा है या मटन? आज ठंड ज्यादा है ना, बिना शराब के शरीर गर्म नहीं होगा। सर, आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं शराब की पूरी पेटी लाया हूँ और खाने में मटन के साथ तंदूरी रोटी भी है। बस ठीक है, अब हमें जल्दी मेन सड़क पे पहुंचना होगा। पहले शराब पिएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद पैसा वसूली करेंगे। लीडर, मैप में आगे एक पक्की सड़क दिखाई दे रही है। हमें जल्दी सड़क पे पहुंचना होगा, वहीं से पता चलेगा हम कहाँ पर हैं। मैप में देखो, आसपास कोई गांव या कोई पुलिस चौकी हो तो बताओ। अगर कुछ भी पता चल जाए तो हम यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। लीडर, यहाँ से बहुत दूर एक गांव है, लेकिन वहाँ जाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। पहले हमें पक्की सड़क पे चलना चाहिए, शायद कोई मिल जाए। ये कैसी आवाजें आ रही है? लग रहा है जंगल में कुछ गलत हो रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। डरो मत, ये जंगल है, यहाँ कई तरह के जानवर होते हैं। हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए और जल्दी मेन सड़क पर पहुँचना होगा।
बहादुर, आज गांव का कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है? सर आपको पता ही है गांव वाले कितने डरपोक हैं। आज अमावस की रात है, इसलिए गांव वाले अपने घरों में डर की वजह से दबके हुए हैं। बहादुर, गांव वाले भी ना किस दुनिया में रहते हैं, क्या क्या बकवास फैलाते हैं। चलो ठीक हुआ, आज कोई हमारे काम में बांधा नहीं बनेगा। लीडर, अब हम जंगल के मेन हाईवे पर हैं। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहीं से पता चलेगा हम कहाँ हैं। चलो, कम से कम हमें एक गांव का पता तो चला। अब हम अपने मिशन पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे और हम 1 घंटे में गांव पहुँच जाएंगे। वहाँ से रास्ते का पता भी चल जाएगा और कुछ खाने का सामान और पानी भी मिल सकता है। लीडर, ये तो पुलिस की गाड़ी है। लगता है भगवान हमारी मदद के लिए इनको भेजा होगा। हाँ, हमें इन पुलिस वालों के पास जल्दी पहुंचना होगा। इनसे हम पूरी तरह मदद ले सकते हैं। ये तो पुलिस वाले साइड भी नहीं हो रहे, ना गाड़ी रोक रहे हैं। लगता है हमें इन्हें ओवरटेक करना पड़ेगा। कौन है ये? इसे पुलिस की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही क्या? इतना तेज हॉर्न बजा रहा है, लगता है इसे यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। सर अभी उसे नहीं पता है, तभी तो इतना तेज तेज हॉर्न बजा रहा है। कहो तो गाड़ी आगे ले जाके साइड में लगाओ। बहादुर, तू सही कह रहा है। चल गाड़ी की स्पीड बढ़ा ले और आगे चलकर रोक। फिर देखते हैं कौन है जो हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है। लीडर, ये क्या? पुलिस वाले अपनी रफ्तार बहुत तेज करके बहुत दूर निकल चुके हैं। अब हम क्या करें? लगता है हमें गांव ही जाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, उसको जाने दो। हमें गांव जल्दी पहुंचना होगा। गांव वाले हमारी जरूर मदद करेंगे। अब उस ट्रक वाले को आने दो, अब कहां बचकर जाएगा। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसकी औकात कैसे हुई हमारे सामने हॉर्न बजाने की? चलो दोनों ट्रक से नीचे उतरो। बहुत घमंड है अपने आप पे, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। लीडर, ये पुलिस हमें इस तरीके से क्यों रोक रहे हैं? ऊपर से कह रहे हैं सबक सिखाने को। इनको नहीं पता है हम फौजी वाले हैं। चिंता मत करो, चलकर देखते हैं इनको हमसे क्या परेशानी हुई है। तुम घबराओ मत, सब ठीक है। चलो ट्रक से नीचे उतरते हैं। सर, आप हमें इस तरह क्यों रोका है? तू हॉर्न बजा रही थी? तुझे पुलिस की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी? ज्यादा जोश चढ़ा है जवानी का। सारा जोश अभी 1 मिनट में निकाल दूंगा। सर, हम सिर्फ मदद के लिए आपको रोकना चाहते थे। आपको हॉर्न से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें रोक भी नहीं सकते। यहाँ से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता बिना हमारी इजाजत के। और यहाँ आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन तुम लोग जाओगी हमारी मर्जी से। सर, हमें जाने दीजिए। हमें अपने मिशन पर तुरंत पहुंचना होगा। इसी में आप लोगों की भलाई है, वरना बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सर, तू हमें धमकी दे रही है? अभी तुझे नहीं पता, इस जंगल में हम कितनों को गायब कर चुके हैं, आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। यहाँ के राजा हम लोग हैं। इंस्पेक्टर, अपने इलाके में कुत्ते भी शेर बनते हैं, लेकिन हम जहाँ खड़े होते हैं वहाँ शेर भी छुप जाता है। इसलिए आवाज ऊंची करने से पहले सामने कौन खड़ा है पहचान लेना। इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, हमें जाने दो, वरना तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। सर,
ये तो आपके सामने बहुत अकड़ रही है, आपको हल्के में ले रही है। कहो तो अभी यहीं पकड़ के रगड़ दूं। बहादुर, तू नहीं रगड़ेगा। इन दोनों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आज इन दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्यों मैडम, सही कह रहा हूं ना। आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा और आज के बाद तुम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। इंस्पेक्टर, अपने बारे में सोच। अभी तुझे अंदाजा भी नहीं है तेरे साथ क्या होने वाला है। आज मैं नहीं, आज इस दुनिया से आजाद तू होगा। तू मुझे आजाद करेगी? जरा चारों तरफ देख, नजर घुमा के देख। दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ ये अंधेरा। अब बता तुझे बचाने कौन आएगा? इंस्पेक्टर, अंधेरे से हमें डर नहीं लगता और ना ही तेरे जैसे भौंकने वालों से। तेरे शरीर पर कानून की वर्दी है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना अब तक तेरी सारी अकड़ निकाल देती। ये वर्दी आम कपड़ा नहीं होती, हम वर्दी की इज्जत करते हैं। वर्दी सिर्फ ताकत नहीं देती इंस्पेक्टर, वर्दी जिम्मेदारी देती है। कानून का डर जनता को नहीं, कानून तोड़ने वालों को होना चाहिए। पुलिस और फौज दुश्मन नहीं होते, दोनों एक ही देश की ढाल होते हैं। जब ढाल ही एक दूसरे पर उठ जाए तो समाज असुरक्षित हो जाता है। कानून कुर्सी से बड़ा होता है और वर्दी इंसान से बड़ी। जो वर्दी पहनकर कानून भूल जाए वो अधिकारी नहीं, अपराधी कहलाता है। तुम रास्ता रोक सकते हो इंस्पेक्टर, न्याय नहीं रोक सकते। आज हम सामने खड़े हैं, कल कानून तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तू हमें कानून सिखाएगी? तेरे मुंह से कानून की बातें अच्छी नहीं लगती। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना बोल लेती हो। आज तू बचने वाली नहीं है। हरामखोर, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? रुक जा, अभी तुझे पता चलेगा तू किससे पंगा ले रहा है। सभी सोल्जर ट्रक से बाहर निकलो और इनको दिखा दो अपनी असली ताकत। तेरी औकात कैसे हुई लीडर को हाथ लगाने की? तुझे क्या लगा? तू बहुत भौंक रहा था, हम लोग बहुत देर से सुन रहे थे। हम सब लीडर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। बताइए लीडर, इसके साथ क्या किया जाए? इसके साथ हम नहीं, इसे तो कानून खुद सजा देगा, क्योंकि हमारे पास पावर है, लेकिन हम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, चल फोन लगा अपने क्षेत्र के डीएम को, उनसे बोल तुरंत यहाँ आए और 10 मिनट के अंदर आए, वरना हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। मैडम माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें जाने दीजिए मैडम, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इंस्पेक्टर, अभी तुझे अपनी वर्दी याद आ रही है? पहले तो बड़ी अकड़ में बात कर रहा था, अब क्या हुआ? सारी अकड़ कहाँ चली गई? इज्जत से कह रही हूँ इंस्पेक्टर, डीएम को फोन कर, वरना हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जल्दी फोन लगा, समझा? ठीक है मैडम, फोन कर रहा हूँ। सर, हमसे गलती हो गई है, आप तुरंत जंगल वाले हाईवे पे आ जाइए, यहाँ मामला बिगड़ गया है। इंस्पेक्टर, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, कैसा मामला है? और तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? सर, हम लोगों से गलती हो गई है। हमने फौजी लड़कियों का ट्रक रोक लिया था और उनसे बहस हो गई। सर, मामला बिगड़ गया है, आपको तुरंत यहाँ आकर ये मामला संभालना होगा। इंस्पेक्टर, तुम लोगों को क्या जरूरत थी फौजी का ट्रक रोकने की? ठीक है, मैं अभी तुरंत वहां आ रहा हूँ। मैडम, सर 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, वरना हमारा परिवार सड़क पे आ जाएगा। प्लीज मैडम, हमें माफ कर दीजिए। माफी का समय निकल चुका है इंस्पेक्टर। तुम लोगों ने पता नहीं कितने लोगों को इस तरह परेशान किया होगा, इसलिए अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। जय हिंद सोल्जर। इंस्पेक्टर, तुझे नहीं पता है कि देश के जवानों का रास्ता रोकना कितना बड़ा अपराध है? सर, इन लोगों ने सिर्फ रास्ता नहीं रोका, बल्कि बहुत गंदे शब्द भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब बताइए इनके साथ क्या किया जाए? सर, आप इनको सजा देंगे या हम अपना तरीका अपनाएं? ये सब कानून को अपनी जागीर समझते हैं। सोल्जर, आप टेंशन मत लीजिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे पुलिस हो या आम आदमी, सजा सबको बराबर मिलेगी। इसीलिए आज मैं इन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड करता हूँ और साथ में 2 साल की सजा सुनाता हूँ। सोल्जर, अगर आपको अभी भी मुझसे कोई शिकायत है तो बताइए, मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, कानून से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। अब सर, हमें अपने मिशन के लिए निकलना होगा, बहुत देर हो गई है। सोल्जर, कैसा मिशन है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? सर, हम अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो बस इतना बता दीजिए कि भानगढ़ यहाँ से कितना दूर है और वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है। सोल्जर, आप लोग सही रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर भानगढ़ है, और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो बेझिझक बताइए। नहीं सर, हमें और मदद नहीं चाहिए। सर, अब हमें निकलना चाहिए। जय हिंद सर। लेकिन जब सत्ता और ताकत का नशा किसी इंसान के सिर चढ़ जाता है तो वो भूल जाता है कि जिस वर्दी को वो पहनकर आम जनता पर धौंस जमा रहा है, उसी वर्दी की रक्षा के लिए इस देश की बेटियां सरहद पर अपना खून बहाती हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो समझते हैं कि खाकी की ताकत से वो किसी की भी इज्जत नीलाम कर सकते हैं। ये कहानी है राजस्थान के तपते रेगिस्तान, 3 शेरनियों और एक अहंकारी पुलिस अफसर की। जैसलमेर की सीमा पर तैनात इंडियन आर्मी की 3 जांबाज महिला अफसर, मेजर अनन्या, कैप्टन मीरा और लेफ्टिनेंट सानिया, पिछले 6 महीनों से इन्होंने अपने परिवार की सूरत तक नहीं देखी थी। दिन की तपती धूप और रात की कड़कड़ाकी ठंड में सरहद की रखवाली करने के बाद आज उन्हें अपने घर जाने की छुट्टी मिली थी। अनन्या की छोटी बहन की शादी थी। इन तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक का परिवार तीनों का परिवार था। अनन्या, इस बार तो शादी में जमकर नाचेंगे। वैसे भी 6 महीने से सिर्फ गन की आवाज सुनी है, अब ढोल की आवाज सुनने का मन है। बिल्कुल मीरा, लेकिन पहले घर तो पहुंच जाए। माँ ने सुबह से 10 बार फोन कर दिया है कि लड्डू बन गए हैं, जल्दी आ जाओ। तीनों अपनी एक ही बुलेट पर सवार होकर गांव की ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर कोई फौजी वर्दी नहीं थी, बल्कि साधारण सलवार कमीज थी। वो अपनी पहचान छिपाकर नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक की तरह अपने सफर का लुत्फ उठाना चाहती थीं। उन्हें क्या पता था कि आगे वाले मोड़ पर उनकी देशभक्ति और उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। हाईवे के एक सुनसान हिस्से पर पुलिस का नाका लगा था। वहां खड़ा था इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, मूंछों पर ताव देता हुआ, आंखों में क्रूरता और जुबान पर जहर। दिग्विजय को अपनी पावर का ऐसा नशा था कि वो कानून को अपनी जेब की जागीर समझता था। जैसे ही उसने एक बाइक पर 3 लड़कियों को देखा, उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। अबे ओए, देख, आज तो शिकार खुद चलकर आया है, रोक इन्हें। जी सर, जय हिंद। कोई बात है? जय हिंद की बच्ची, ये जय हिंद अपने पास रख। ये बता, एक बाइक पर 3 सवारी, कानून का डर खत्म हो गया है क्या तुम शहर की लड़कियों को, या फिर ज्यादा ही आजादी मिल गई है? सर, हमें पता है कि ट्रिपल राइडिंग मना है। हम अपनी गलती मानते हैं। आप जो भी चालान है वो काट लीजिए, हम नियम का पालन करेंगे। चालान? अरे मैडम, चालान तो गरीबों का होता है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए तो हमारे पास खास सजा है। लाइसेंस दिखाओ। अनन्या ने अपना वॉलेट निकाला जिसमें उसका आर्मी आईडी कार्ड भी था, लेकिन उसने उसे नहीं दिखाया। वो देखना चाहती थी कि जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, वो असल में उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। नाम अनन्या शर्मा। शक्ल तो बड़ी मासूम है, लेकिन काम गैर कानूनी। सुनो, इस वक्त धूप बहुत तेज है, तुम तीनों थाने चलो, वहां आराम से बैठकर बात करेंगे। और हां, अगर ज्यादा नखरे दिखाएं तो रात तक यहीं बैठना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। आप एक महिला से इस तरह बात नहीं कर सकते। तमीज? इस इलाके में मेरी गाली भी कानून है और मेरा गुस्सा भी। सिपाहियों, इन तीनों को गाड़ी में डालो। इनकी शादी की सारी मस्ती आज थाने के लॉकअप में निकलेगी। इंस्पेक्टर दिग्विजय ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। ये वो पल था जब किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल जाए। एक तरफ वो बेटियां थीं जो देश के लिए मर मिटने को तैयार थीं, और दूसरी तरफ वो दरिंदा जो वर्दी के पीछे अपनी हैवानियत छिपा रहा था।
ये वर्दी तुमने लोगों को डराने के लिए पहनी होगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन इस वर्दी की मर्यादा टूटेगी उस दिन तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। ओह, तो अब तुम मुझे कानून सिखाओगी? अभी बताता हूं। आज तुम तीनों का वो हाल करूंगा कि तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर ने अपनी बेल्ट निकाल ली और सानिया की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि ये लड़कियां डरकर रोने लगेंगी, माफी मांगेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक सोई हुई शेरनी की पूंछ पर पैर रख दिया है। तभी वहां से गुजर रहा एक लोकल लड़का जो एक व्लॉगर था, उसने अपना कैमरा ऑन कर लिया और झाड़ियों के पीछे से ये सब रिकॉर्ड करने लगा। उसे डर था, लेकिन इन लड़कियों की हिम्मत देखकर उसका भी जमीर जाग गया। गाड़ी में बैठो, वरना यही नंगा करके मारूंगा। दोस्तों, क्या वो 3 ऑफिसर अपनी पहचान बताएंगी? क्या वो इंस्पेक्टर की इस बदतमीजी का जवाब अपनी ताकत से देंगी या कानून का इंतजार करेंगी? और वो व्लॉगर, क्या उसका ये वीडियो इन लड़कियों की जान बचा पाएगा या उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। जैसलमेर की उस तपती दोपहर में इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह ने सिर्फ 3 लड़कियों का रास्ता नहीं रोका था, बल्कि उसने भारत माता की उन 3 शेरनियों की पूंछ पर पैर रखा था जो सरहद पर दुश्मन के दांत खट्टे करके लौटी थीं। लेकिन आज उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास सिर्फ उनका धैर्य था और वो कानून जिसे ये पुलिस वाला पैरों तले रौंद रहा था। तुम लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? यहाँ का कानून मैं हूँ। ए सिपाहियों, खड़ा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इन्हें और डालो जीप में। आज इनकी साड़ी और इनके नखरे दोनों का हिसाब थाने में होगा। जैसे ही सिपाहियों ने आगे बढ़कर कैप्टन मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, अनन्या के चेहरे पर वो खौफनाक शांति छा गई जो तूफान आने से पहले समुद्र में होती है। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिपाही की आंखों में आंखें डालकर कहा, सिपाही जी, ये हाथ पीछे हटा लो। तुम भी किसी माँ के बेटे होगे, किसी बहन के भाई होगे। वर्दी की इज्जत करना सीखो। अगर आज तुमने अपनी मर्यादा लांघी तो याद रखना, ये वर्दी तुमसे छीन ली जाएगी और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्या डायलॉग मारा है? अबे ओ सिपाही, डर गया क्या? ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये असल जिंदगी है और यहाँ दिग्विजय सिंह का राज चलता है। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा वो व्लॉगर राहुल कांपते हाथों से अपना मोबाइल पकड़े हुए था। उसने फेसबुक लाइव ऑन कर दिया था। उस लाइव वीडियो का टाइटल था, जैसलमेर में पुलिस की गुंडागर्दी, 3 लड़कियों के साथ बदसलूकी। हजारों लोग जुड़ चुके थे, कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। इसे सस्पेंड करो, ये पुलिस वाला है या गुंडा? इन लड़कियों की हिम्मत को सलाम। पूरा भारत ऑनलाइन इस अत्याचार को लाइव देख रहा था, लेकिन उस अहंकारी इंस्पेक्टर को इस बात की खबर तक नहीं थी। अब बात हद से आगे बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर ने अनन्या के पर्स से उसकी छोटी बहन की शादी का कार्ड निकाला और उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया। शादी में जाना है ना? लो, अब जाओ। ये कार्ड भी गया और तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। अब तुम थाने चलो, वहीं तुम्हारा निकाह पढ़वाता हूँ। इंस्पेक्टर, तुमने आज सिर्फ एक कार्ड नहीं फाड़ा, तुमने एक फौजी के जज्बात का गला घोटा है। हम सरहद पर हफ्तों तक जागते हैं ताकि तुम जैसे लोग चैन की नींद सो सके, और आज तुम हमारी ही आबरू पे हाथ डाल रहे हो। फौजी, बड़ी आई फौजी की औलाद। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ घर की 4 दीवारी के लायक हो। चलो, अब बहुत नाटक देख लिया। दिग्विजय ने जबरदस्ती अनन्या को जीप की तरफ धकेला। भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे, छोड़ दो उन्हें, ये गलत है। लेकिन पुलिस के हाथों में डंडे देखकर भीड़ पीछे हट गई। तभी राहुल, वो व्लॉगर, हिम्मत जुटाकर बाहर आया। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। मैं लाइव हूं और 10 लाख से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। आपकी एक एक गाली, आपकी एक एक हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सुनते ही दिग्विजय के चेहरे का रंग उड़ गया।
लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने झपट कर राहुल का फोन छीन लिया और उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। लाइव दिखाएगा मुझे? अब तू भी थाने चलेगा, तेरी हड्डियां तोड़कर तेरा भूत उतारूंगा। लेकिन दिग्विजय एक बात भूल गया था। मोबाइल टूटने से पहले ही वीडियो वायरल हो चुका था। वो वीडियो राजस्थान के गृह मंत्री और दिल्ली में बैठे बड़े अधिकारियों के पास पहुंच चुका था। उधर थाने में ले जाते वक्त मेजर अनन्या ने अपनी घड़ी में लगे एक गुप्त ट्रैकर बटन को दबा दिया। ये वो बटन था जो सिर्फ इमरजेंसी में सेना के कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजता है। चलो, अब थाने में तुम्हारी खातिरदारी होगी। इंस्पेक्टर, अब तक हम नागरिक थे, अब तक हम चुप थे क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन अब तुमने सीमा पार कर दी है। अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अगले 10 मिनट में तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। दिग्विजय को लगा कि वो डरा रही है। वो उसे जीप में डालकर थाने ले गया। थाने पहुंचते ही उसने अनन्या और उसकी साथियों को लॉकअप में डालने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही वो लॉकअप की चाबी उठाने मुड़ा, थाने का लैंडलाइन फोन घनघना उठा। कांस्टेबल ने फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फोन इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया। साहब, डीआईजी साहब का फोन है, वो बहुत गुस्से में है। डीआईजी? इस वक्त? दिग्विजय ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, दूसरी तरफ से जो दहाड़ सुनाई दी, उसने उसके पैरों तले की जमीन खिसका दी। दिग्विजय, अगर अपनी जान और नौकरी प्यारी है तो उन तीनों महिलाओं के पैर पकड़कर अभी माफी मांगो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किन पर हाथ डाला है? वो आम लड़कियां नहीं, इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स की ऑफिसर्स हैं। सेना की गाड़ियां तुम्हारे थाने की तरफ निकल चुकी हैं। अगर उन्हें एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें खुद जेल की काल कोठरी में सड़ा दूंगा। दिग्विजय के हाथ से फोन गिर गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर उन 3 लड़कियों को देखा जो अब भी शांत खड़ी थीं। मेजर अनन्या ने अपनी जेब से अपना असली आर्मी ऑफिसर आईडी कार्ड निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। उस कार्ड पर लिखा था, मेजर अनन्या शर्मा, इंडियन आर्मी। थाने के बाहर टायरों के घिसटने की आवाज आई। धूल का गुबार उठा और सेना की 3 जिप्सी थाने के गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुई। दर्जनों हथियारबंद कमांडो गाड़ियों से उतरे और पूरे थाने को घेर लिया। मेजर अनन्या, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी मैम। ऑर्डर दीजिए। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या वो अहंकारी इंस्पेक्टर सरेआम घुटने टेकेगा या अपनी पावर बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और जब जैसलमेर की जनता को पता चलेगा कि जिन लड़कियों को पुलिस प्रताड़ित कर रही थी वो देश की रक्षक हैं, तो क्या मंजर होगा? देखिए इस कहानी का अंतिम और सबसे धमाकेदार भाग 3, जहां न्याय की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। दोस्तों, कहते हैं कि शेरनी जब तक चुप है उसे कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसलमेर के उस छोटे से पुलिस थाने में आज इतिहास रचा जाने वाला था। बाहर खड़ी सेना की गाड़ियां और तैनात हथियारबंद कमांडो इस बात का सबूत थे कि आज एक अहंकारी का अंत निश्चित है। थाने के अंदर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, जो कुछ देर पहले तक दहाड़ रहा था, अब उसके चेहरे पर मौत जैसी सफेदी छा गई थी। मेजर अनन्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर की मेज के पास जाकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत भरी शांति थी। उन्होंने मेज पर पड़े अपनी बहन की शादी के फटे हुए कार्ड के टुकड़ों को देखा। इंस्पेक्टर दिग्विजय, ये फटे हुए टुकड़े सिर्फ एक शादी का कार्ड नहीं है। ये उस भरोसे के टुकड़े हैं जो इस देश की आम जनता तुम जैसे लोगों पर करती है। हम सरहद पर सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं ताकि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करें। पर हमें क्या पता था कि घर के अंदर रक्षक ही भक्षक बनकर बैठा है। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप फौजी अफसर हैं। मुझे लगा कि आप साधारण लड़कियां हैं। माफ कर दीजिए। अगर हम फौजी नहीं होती तो क्या आज तुम हमें माफ करते? अगर हम साधारण लड़कियां होती तो क्या आज हमारी इज्जत बचती?
तुम्हारी ये माफी इसलिए नहीं है कि तुमने गलत किया, हाँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम पकड़े गए हो और सामने मौत खड़ी है। तभी थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। राहुल व्लॉगर का मोबाइल भले ही टूट गया था, लेकिन उसके दोस्त ने दूसरे कैमरे से सब कुछ लाइव करना जारी रखा था। पूरे शहर के लोग थाने को घेर चुके थे। लोग चिल्ला रहे थे, भ्रष्ट पुलिस वाले को बाहर निकालो, हमारी सेना का अपमान नहीं सहेंगे। भ्रष्ट पुलिस वाले को बाहर निकालो, हमारी सेना का अपमान नहीं सहेंगे। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे इलाके के एसपी और सेना के ब्रिगेडियर। थाने में दाखिल होते ही एसपी ने देखा कि माहौल कितना बिगड़ चुका है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए इंस्पेक्टर दिग्विजय की तरफ देखा। दिग्विजय सिंह, तुमने न केवल खाकी को कलंकित किया है, बल्कि तुमने इस वर्दी की उस मर्यादा को तोड़ा है जिसे बनाए रखने के लिए हजारों जवानों ने अपनी जान दी है। तुम सस्पेंड हो, अभी के अभी अपनी बेल्ट और टोपी उतारो। वो मंजर देखने लायक था। पूरे थाने के सामने, उस भीड़ के सामने जिसने दिग्विजय की गुंडागर्दी बरसों से झेली थी, उसकी वर्दी उतारी गई, उसके कंधे से सितारे छीन लिए गए। वो शख्स जो खुद को कानून समझता था, आज कानून के पैरों में पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। मेजर, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक आम नागरिक की। सर, वर्दी हमें ताकत नहीं, जिम्मेदारी देती है। अगर आज हमने वही किया जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। कन्या को डालने की धमकी दी थी। जाते वक्त दिग्विजय की नजरें नीची थीं। वो किसी से आंखें मिलाने के लायक कोई भी अपराधी वर्दी पहनकर आम जनता को नहीं सताएगा। सूरज ढल रहा था, जेब में रख लिए। उनके चेहरे पर अब एक जीत की मुस्कान थी। ये जीत उनके पद की नहीं, बल्कि 100 लोगों ने एक साथ नारा लगाया, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारी बेटियां जिंदाबाद। राहुल का नशा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई की एक छोटी सी किरण भी उस अंधेरे को चीर सकती है।